आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज पर। क्लॉज देखिए तीन प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फिर तीन प्रकार की होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एक ही वीडियो में इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखिए सेंटेंस क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट मीनिंग निकले, जो अपनी बात को कह सके, यानी जो समझ में आ सके। जैसे रवि रीड्स ए बुक, रवि एक किताब पढ़ता है। अब देखिए ये एक शब्दों का समूह है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि रवि एक किताब पढ़ता है, यानी ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। अब देखिए सेंटेंस में आखिर होता क्या है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। तो रवि यहाँ सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। और जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है वो होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे रीड्स ए बुक, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है, सेंटेंस का, किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। यानी क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होता, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जैसे रवि यहाँ सब्जेक्ट है और रीड्स यहाँ वर्ब है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको यहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। तो क्लॉज आपको समझ में आ गया, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है। देखिए कैसे, जैसे ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पे बिकॉज से दो पार्ट जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब एक कंप्लीट सेंस है जिसके दो पार्ट है। एक है ही वॉज एब्सेंट, दूसरा है ही वॉज इल। ही यहाँ सब्जेक्ट है, वाज इस सब्जेक्ट की वर्ब है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इसका मतलब ये एक क्लॉज हुआ, क्योंकि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, क्लियर है। वैसे यहाँ है ही वॉज इल, एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है, तो एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, दोनों बिकॉज से जुड़े हुए हैं। तो अब अपने आप में एक ही कंप्लीट सेंटेंस हो गया, क्लियर है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि क्लॉज किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, इसे हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जिनका अपना पूर्ण अर्थ यानी जो कंप्लीट सेंस देती है, और ये किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, इसलिए इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी ये एक अपना कंप्लीट सेंस देती है। जैसे देखिए, रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे देखिए हम इस वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रवि प्लेज फुटबॉल, रवि क्या है, एक सब्जेक्ट है, और प्लेज क्या है, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है जो कि एक फाइनाइट वर्ब है। तो रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसी दूसरे क्लॉज पर ये डिपेंड भी नहीं है, तो इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल जो क्लॉज होती है उसे हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, या हम कहें कि एक सब्जेक्ट या प्रीडिकेट है जो अपना एक कंप्लीट सेंस देता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस भी होती है, क्लियर है। तो ये हमारा पार्ट हो गया प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक चीज और, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले किसी प्रकार की कोई कंजक्शन नहीं लगी होगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है ना, इससे पहले ये कंजक्शन लगा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लीजिए कि इसके पहले यहाँ किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये भी किसी मतलब दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता, और ये खास बात, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। देखिए यही प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस है। प्रिंसिपल क्लॉज भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होता।
कोऑर्डिनेट भी किसी दूसरे क्लॉज पे निर्भर नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये एक सेंटेंस का भाग होने पर भी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता, इनका भी अपना कंप्लीट या पूर्ण सेंस होता है। अब देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं जिनसे कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होते हैं। जैसे एक तो ये ट्रिक है यहाँ फैन बॉयज, तो एफ और फॉर फिर एंड नॉर बट और यट और सो, ठीक है। इनके अलावा जैसे एज वेल एज, स्टिल, वाहिल या कुछ पेयर में भी होते हैं जैसे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, अदरवाइज, नेवरथलेस। आप इन्हें ध्यान रखें, यदि कोई सेंटेंस का पार्ट यदि इन कंजक्शन से शुरू होता है तो समझ लीजिए कि वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। क्लियर है? वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा परंतु वह क्लॉज भी क्या होगा, किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होगा, अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा। क्लियर? अब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज का एग्जांपल ले लेते हैं और ये बात आपके समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। रवि प्लेज क्रिकेट बट राहुल प्लेज फुटबॉल। रवि क्रिकेट खेलता है और राहुल फुटबॉल खेलता है। देखिए रवि यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। ऐसे ही राहुल यहाँ सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पे वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है। तो एक क्लॉज ये हुआ और दूसरा क्लॉज ये हुआ। ये क्लॉज अपने आप में फ्री है क्योंकि इससे पहले किसी प्रकार की कोई कंजक्शन नहीं है। लेकिन अब आप यहाँ देखिए इस क्लॉज से पहले कंजक्शन लगी हुई है बट। तो बट हमारी कौन सी कंजक्शन होती है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो मैंने आपको अभी बताई है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने के कारण इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। बस यही आपको समझना था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी। और ये वाला जो भाग है इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो ही गया, या जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। और अपना देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा है, रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। अच्छा कंप्लीट सेंस तो ये भी दे रहा है, राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है, और ये भी किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। लेकिन अंतर यही है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी और प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कोई कंजक्शन नहीं आती है। बस यही अंतर है दोनों में। अदरवाइज कोऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। अब आ जाइए सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ये डिपेंडेंट है, यानी ये निर्भर रहती है किसी दूसरे क्लॉज पर। और दूसरी खास बात, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, बस ये इसमें डिफरेंस है। अब क्या है, जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, यानी इनका अपना जो है पूरा सेंस नहीं निकलता। इनका यदि कंप्लीट सेंस हमें देखना है तो ये दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होगी, यानी अपनी बात ये पूरी नहीं कह पाएगी जब तक इनके साथ प्रिंसिपल क्लॉज नहीं जुड़ी हुई होगी। क्लियर है? तो ये डिपेंडेंट होती है यानी निर्भर होती है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है ये देख लीजिए एक बार। यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। ये वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिनसे शुरू होने वाली क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। क्लियर? इसको मैंने क्लॉज कंजक्शन वाले चैप्टर में भी डिटेल में बताया है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आ जाइए आप यहाँ पे, ये हमने एक एग्जांपल लिया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो आप पास होंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, इफ यू वर्क हार्ड, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब इफ जो है अभी मैंने बताया कौन सी है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होने वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है ये किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ा है, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? अब आप इसको समझिए, क्या ये है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो या करोगे, तो ये क्या कोई कंप्लीट सेंस निकला क्या? तो क्या हुआ भाई, कठिन परिश्रम करोगे या करते हो तो क्या होगा? तो अब आपको यहाँ पे
इसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सफल होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होंगे। इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है, इसलिए लिखा नहीं है डिपेंडेंट क्लॉज। तो इनको अपना पूरा सेंस देने के लिए इस क्लॉज पर डिपेंड होना ही पड़ता है। बात समझ में आ गई। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी। क्लियर है ना। आई विल डू एज यू टेल मी, आई विल डू एज यू टेल मी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप मुझसे कहोगे, मुझे बताओगे। तो यहाँ पे देखिए, एज जो है एक हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इससे शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गई। अब देखिए, एज यू टेल मी, जैसा तुम मुझे बताओगे, क्या ये कंप्लीट है क्या, नहीं है, तो इसको डिपेंड होना पड़ेगा इसके ऊपर। और ये कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो एज यू टेल मी, जैसा तुम मुझे कहो या तुम मुझे बताओ, आई विल डू, मैं वैसा ही करूंगा। अब ये कंप्लीट सेंस हुआ, तो ध्यान रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आप जान चुके हैं, ये तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, इनको अब हम आगे देखेंगे। देखिए, अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, वही हमारी नाउन क्लॉज होती है। अब नाउन क्लॉज की पहचान आप कैसे करोगे, मेन वर्ब से व्हाट यानी क्या, हिंदी में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो आपका आंसर आता है वह आपकी नाउन क्लॉज होगी। क्लियर है। अब एक चीज और देखिए, नाउन क्लॉज कैसे शुरू होने वाले, हमारे ये जितने भी वर्ड है ना, इनसे शुरू होती है नाउन क्लॉज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखिए, नाउन क्लॉज का यूज डिफरेंट डिफरेंट वे में किया जाता है। सब्जेक्ट यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, जैसे वेयर सी लिव्स इज नॉट नन, वह कहाँ रहती है ये पता नहीं। तो पहले तो आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए कि क्या पता नहीं, वह कहाँ रहती है, ये हमारा निकल के आया वर्ड से लगाने पर आंसर। इसका मतलब वेयर सी लिव जो है ये क्या है, नाउन क्लॉज है। और ये देखिए, इस वर्ब से पहले आ रही है तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। तो वेयर सी लिव्स ये सब्जेक्ट हो गया और इज हमारी वर्ब हो गई। क्लियर। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज का यूज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। जैसे वी नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। वर्ब क्या है, नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो उसका आंसर आया ये। तो ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। लेकिन इसका यूज वर्ब के बाद हुआ है, यानी वर्ब के बाद ये आ रही है तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, यानी नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। नाउन क्लॉज का यूज हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। जैसे देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, इन ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद में इसका यूज हुआ है नाउन क्लॉज का, तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है व्हाट यू से। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, माई ओपिनियन इज दैट शी इज वेरी सिंपल, मेरा विचार है कि वह बहुत भोली है। तो मेरा क्या विचार है, कि वह बहुत भोली है। तो यहाँ देखिए, माई ओपिनियन ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में दैट शी इज वेरी सिंपल, जो क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एक नाउन क्लॉज के रूप में कार्य कर रहे हैं। नाउन क्लॉज का नेक्स्ट यूज है केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के केस इन अपोजिशन के रूप में भी इसका यूज करते हैं। देखिए कैसे, द न्यूज दैट राजीव गांधी वाज किल्ड शॉक्ड एवरीवन, राजीव गांधी की हत्या की खबर ने सभी को चौंका दिया। अब देखिए, मेन सेंटेंस क्या है, द न्यूज शॉक्ड एवरीवन, यानी खबर ने सभी को चौंका दिया। अब ये जो खबर है ना, वही ये है क्या, दैट राजीव गांधी वाज
किल्ड, कि राजीव गांधी मारा गया। ठीक है, तो जो न्यूज है ये एक नाउन है और इसी नाउन को यहाँ जो है ये डिफाइन कर रहा है, तो ये नाउन है तो ये भी एक नाउन ही है, क्योंकि ये न्यूज है, इसी को तो डिफाइन कर रहा है। तो जब एक ही चीज को अलग अलग रूप में बताया जाए उसे हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अपोजिशन के रूप में नाउन क्लॉज का यूज हो रहा है, दैट राजीव गांधी वाज किल्ड, क्योंकि जो न्यूज थी वो यही तो थी। क्लियर है? इस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपने ये देखा होगा कि नाउन क्लॉज के बारे में आप जान चुके, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो आप देख लीजिए नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में आखिर डिफरेंस क्या होता है। देखिए, यदि किसी रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब या किसी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज होता है यदि उस प्रोनाउन या एडवर्ब के पहले उसका एंट्सडेंट यानी जो नाउन है उसका प्रयोग न किया गया हो। यदि उस अभी हम देखेंगे, यदि उस प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले उस नाउन का प्रयोग नहीं किया गया तब तो नाउन क्लॉज है, और यदि नाउन का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो फिर वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। देखिए कैसे, एक सेंटेंस ये है, आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूं वह कहाँ रहती है। अब आप इससे प्रश्न कीजिए, मैं क्या जानता हूं कि वह कहाँ रहती है, तो वेयर सी लिव्स ये नाउन क्लॉज है। क्लियर है? ये नाउन क्लॉज है और इससे पहले देखिए कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो लिखा भी यही है कि इस प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले नाउन का प्रयोग ना किया गया हो। तो ये हमारा वेयर जो है ये क्या है, एक एडवर्ब है जिससे पहले नाउन का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये नाउन क्लॉज है। अब आप इसको देखिए, आई नो द प्लेस वेयर सी लिव्स, मैं उस जगह को जानता हूं जहां वह रहती है। यहाँ पे देखिए वर्ब है और ये जो प्लेस है ना ये क्या है, एक नाउन है, और ये नाउन आया है किससे पहले, इस वेयर जो कि क्या है, एडवर्ब है। तो इससे पहले यदि नाउन आ गया तो ये इसके बारे में विशेषता बताएगा, तो ये हमारा क्लॉज हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, कि आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ, वेयर सी लिव जहां वह रहती है। जबकि यहाँ पे देखिए नाउन का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। यहाँ नाउन का यूज होता है इनसे पहले, तो ये नाउन की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं, इन्हें हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। देखिए वह क्लॉज जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखिए सीधी सी बात है, जब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो एडजेक्टिव का काम ही क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन होती है उसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होती है, इसलिए इन्हें रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। किसी रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से शुरू होती है। वो कौन सी होती है रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब, ये देखिए इधर मैंने लिखा हुआ है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन और कुछ एडवर्ब है। क्लियर है? इनकी लिस्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने मीनिंग वाइज यहाँ लिखा हुआ है, और रिलेटिव प्रोनाउन पर अलग से मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज में किस प्रकार से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हु, दैट और हुम। इसका यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के रूप में हु और दैट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हम हुम का यूज करते हैं, दैट का यूज भी करते हैं, और आजकल हुम के स्थान पे हु का यूज भी किया जाता है। देखिए, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, जो लड़की खेल रही है वह मेरी बहन है। किसकी बात हो रही है, गर्ल यानी लड़की की। उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, हु इज प्लेइंग, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लॉज क्यों है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। सब्जेक्ट यहाँ हु है और फाइनाइट वर्ब यहाँ इज है, इसलिए ये क्लॉज है। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है, हु से, जो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखिए हु का यूज किस सेंस में हुआ इस क्लॉज में, सब्जेक्ट रूप में। क्यों? क्योंकि हु के बाद यहाँ वर्ब का यूज हुआ है, तो वर्ब यहाँ पे ये है और इसका सब्जेक्ट क्या है, हु। इसलिए यहाँ पे इस एडजेक्टिव क्लॉज का सब्जेक्ट हो गया हु। हु के स्थान पे हम दैट का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल whom आई लाइक। ये वह लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। किसकी बात हो रही है? लड़की की। नाउन है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? whom आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो ये इसकी विशेषता बताने वाला क्लॉज हुआ, तो हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है? whom से, जो क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम यहाँ पे देखिए whom क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पहले से आया है इस क्लॉज में, आई। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द गर्ल whom, हु या दैट, किसी का भी यूज कर सकते हैं, आई लाइक। या फिर हम इनमें से किसी को नहीं लिखे, डायरेक्ट ये भी लिख दे कि दिस इज द गर्ल आई लाइक, तो ये भी सही है। इस तरह से भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच और दैट। विच और दैट का यूज करते हैं वस्तुओं के लिए। देखिए दैट का यूज तो व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में विच या दैट का यूज। द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन। जो लैपटॉप टेबल पर है वो मेरा है। बात किसकी हो रही है? लैपटॉप की। क्या है? एक लैपटॉप वस्तु है, नाउन है। क्या बताया जा रहा है? विच इज ऑन द टेबल, यानी जो टेबल पर है। तो ये इसकी विशेषता बताने वाला क्लॉज है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है? विच से, जो कि क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसका काम कर रहा है इस क्लॉज में? विच, सब्जेक्ट का, क्योंकि वर्ब आ गई इसकी इज, इसलिए इस वर्ब का हो गया ये सब्जेक्ट। यहाँ हम विच के स्थान पे दैट का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, द लैपटॉप विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। जो लैपटॉप मैंने कल खरीदा वह बहुत महंगा है। किसकी बात हो रही है? लैपटॉप की। क्या बताया जा रहा है? विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा। तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हो रहा है? विच से, जो क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इस क्लॉज में विच का यूज क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट तो आई पहले से यहाँ आया हुआ है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, द लैपटॉप विच या दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। या फिर इनमें से किसी का भी यूज ना करे, ऐसे भी लिख सकते हैं, द लैपटॉप आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, इसलिए इनको हम छोड़ भी सकते हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं हुज। हुज का यूज व्यक्ति और वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं वस्तुओं के लिए। द मोबाइल हुज कलर इज ब्लू लुक्स ब्यूटीफुल। वह मोबाइल जिसका रंग नीला है सुंदर लगता है। किसकी बात हो रही है? मोबाइल की। मोबाइल क्या है? एक वस्तु है। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? हुज कलर इज ब्लू, जिसका रंग नीला है। तो ये इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। किससे शुरू हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन से। क्लियर है? व्यक्ति के बारे में देखें, द मैन हुज ब्रदर इज ए टीचर इज ए मैनेजर। वह आदमी जिसका भाई एक अध्यापक है वह एक मैनेजर है। किसकी बात हो रही है? आदमी की। आदमी क्या है? एक व्यक्ति है। इसके जो एक नाउन है, और इसकी जो क्या विशेषता बताई जा रही है कि हुज ब्रदर इज ए टीचर, जिसका भाई क्या है? एक अध्यापक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं। किससे शुरू हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब, वेयर, व्हेन और व्हाई। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। ये वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ। इस हाउस की विशेषता बताई जा रही है। ये एक नाउन है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वेयर आई वाज बोर्न, जहां मेरा जन्म हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज। किससे शुरू हुआ? वेयर से। वेयर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। आप यहाँ पे देखिए, देखिए एज का यूज हम जैसा, जैसा कि, जिस तरह, इस सेंस में करते हैं। और एज से आरंभ होने वाली क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है जब प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त जो नाउन है उसकी ये विशेषता बताता हो और इसके पहले
सच या द सेम का यूज हुआ हो। देखिए यहाँ द सेम आया है, बुक भी आई है, यानी कि नाउन है, इसकी ये विशेषता बता रहा है। और एज यहाँ किस रूप में हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो ये पूरा क्लॉज हमारा यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज या जिसे हम कहें रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बट का यूज भी जो जिसने इस सेंस में करते हैं, और बट से शुरू होने वाली क्लॉज भी एडजेक्टिव क्लॉज होती है। देखिए कैसे, देयर इज नो मैन बट लव्स हिज कंट्री। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपने देश से प्यार नहीं करता हो। यहाँ बट का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। देयर इज नो मैन हु डज नॉट लव हिज कंट्री। तो यहाँ बट का यूज ना करके अगर हम इस तरह से लिखें तो ये भी हमारा सही है, लेकिन यहाँ हम बट का यूज भी कर सकते हैं, जो बट से भी एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होती है। देखिए सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब क्लॉज क्या है। एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, उसकी विशेषता बताता है और एडवर्ब के समान कार्य करता है। देखिए एडवर्ब क्लॉज का यूज तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें आपस में किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, समय के बारे में, स्थान के बारे में, कोई कंडीशन है, कंपैरिजन है, विरोधाभास है, कोई पर्पज है, कोई रीजन है, कोई मैनर है। इस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेज। देखिए जैसे एडवर्ब के विभिन्न प्रकार के टाइप होते हैं, उसी प्रकार एडवर्ब क्लॉज भी विभिन्न प्रकार की होती है इनके यूज के आधार पर। तो इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक देखते रहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, किसी कार्य होने का समय के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, टिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, नो सूनर देन और व्हेनेवर। देखिए यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को समझिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई गेट अप बिफोर द सनराइजेस। मैं सूर्य उदय से पहले उठता हूँ। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। तो यहाँ जो वर्ब है ना, इसको क्वालिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा, बिफोर द सनराइजेस, यानी सूर्य उदय से पहले। मैं उठता हूँ कब, सूर्य उदय से पहले। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को, वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब। लेकिन यह किसी एक वर्ड में नहीं है, कई सारे वर्ड है, जिसमें देखिए एक सब्जेक्ट भी है, ये रहा सन, और एक फाइनाइट वर्ब भी है, राइजेस। तो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉज जो है बिफोर से जुड़ा हुआ। बिफोर क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये हमारा क्लॉज हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सा, एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, पूरा का पूरा पार्ट ये। क्लियर? नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान, जो कार्य होने का स्थान बताता है। इसमें हम ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करते हैं, जैसे वेयर, जिसको हम कहाँ या जहां बोलते हैं, वेन्स, जहां से या कहां से, वेनेवर या वेन्स एवर, जहां कहीं, या विदर, कहां पर, जहां पर। ही शुड स्टे वेयर ही इज, उसे वहीं रहना चाहिए जहां वह है। तो यहाँ देखिए स्थान के बारे में बता रहा है। वेयर हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये हमारा क्लॉज क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्यों है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। क्लियर है? समय के बारे में बता रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी हमारा कौन सा हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, यानी जो किसी कार्य के उद्देश्य को बताता है, उसमें हम यूज करते हैं कंजंक्शन कौन से, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ताकि, जिससे इसका मीनिंग है। लेस्ट का भी यूज करते हैं, ऐसा न हो इस सेंस में, लेकिन लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। सी वर्क्स हार्ड दैट या सो दैट सी में पास, वह कठिन मेहनत करती है ताकि जिससे वह पास कर सके। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जो एडवर्ब का कार्य कर रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन, यानी किसी कार्य होने का कारण बताया जाता है। इसमें जो हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं वह है बिकॉज, एज, सिंस और दैट।
इनका मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, इस कारण से। शी कांट रन बिकॉज शी इज वीक, वह दौड़ नहीं सकती क्योंकि वह कमजोर है। बिकॉज से जुड़ा हुआ है, कारण बताया जा रहा है कि क्यों नहीं दौड़ सकती, क्योंकि वह कमजोर है। तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लॉज एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है कि वह दौड़ नहीं सकती। क्यों नहीं दौड़ सकती भाई, वो कमजोर है। नेक्स्ट, रिजल्ट, जो किसी कार्य का परिणाम यानी रिजल्ट बताए, जैसे सो दैट, सच दैट, इसका मतलब होता है इतना की। अब देखिए, सो का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ करते हैं और सच का यूज हम नाउन के साथ करते हैं। शी इज सो वीक दैट ही कांट रन, वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती। क्लियर है? तो ये सो का यूज किया हमने एडजेक्टिव के पहले, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया और ये हमारी हो गई एडवर्ब क्लॉज। ऐसे आप देखो, इट इज सच, ये मूवी, यहाँ मूवी आया है, नाउन है, तो नाउन के पहले सच का यूज करेंगे, ठीक है। दैट एवरीवन लाइक्स इट, ये ऐसी फिल्म है जिसे हर कोई पसंद करता है। नेक्स्ट, मैनर, तरीका, किसी कार्य होने का ढंग किस प्रकार से हो रहा है, इसके लिए हम एज, जिसका मतलब होता है वैसा या जैसा, एज इफ या एज दो, जैसे मानो की। ही विल डू एज यू टेल हिम, वह वैसा ही करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। एज कंजक्शन लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इससे बनने वाली जो क्लॉज है, क्योंकि ये इसको यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन, तुलना के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन है एज या सो एज। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम एज का यूज करते हैं, नेगेटिव में हम सो एज या एज दोनों का यूज कर सकते हैं। उतना, जितना और एक देन का भी यूज हम करते हैं। रानी इज नॉट एज या सो टाल एज रवि, रानी उतनी लंबी नहीं है जितना रवि। देखिए, इस तरह के सेंटेंस में आपको यहाँ तक ही लिखा हुआ मिलता है। ये जो वर्ब होती है ना, ये हाइड होती है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप यूं कहोगे कि सर एस से शुरू हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और आप कह रहे हो कि एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए क्लॉज में, तो यहाँ वर्ब तो है ही नहीं। इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए लिख दिया कि रानी इज नॉट एज या सो टाल एज रवि इज, ये इस तरह से कंप्लीट है। तो चूंकि ये क्लॉज हुआ ना, तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब तो होनी चाहिए, तो इस वर्ब को मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो रानी उतनी लंबी नहीं है जितना रवि है। नेक्स्ट, विरोध, विपरीत या विरोधाभास, इसमें हम दो, आल दो यानी यद्यपि, तथापि सेंस में, या इवन इफ, इवन दो, भले ही, इस सेंस में, और हावेवर, फिर भी, इस सेंस में इनका यूज करते हैं। देखिए, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, हालांकि, तथापि, वह गरीब है, फिर भी, तो भी, वह खुश है। देखिए, इस चीज को देखिए, यहाँ विरोधाभास हो रहा है ना, कि वह गरीब है फिर भी खुश है। देखिए, गरीब है तो उसको खुश नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे ही लाचार हो गए, लेकिन गरीब है फिर भी खुश है, तो कैसा है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे हम इन जो है, इन कंजक्शनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इससे शुरू होने वाली क्लॉज हमारी कौन सी हो गई, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है कंडीशन यानी शर्त वाले, जैसे इफ, अनलेस, यदि अगर, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, या सो लॉन्ग एज, इनका मतलब होता है बशर्ते, और इन केस का मतलब भी यदि अगर, इनसे शुरू होता है। क्लियर? अब आप देखिए, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास होगा। बात क्लियर है? यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास होगा। तो इफ से शुरू हुआ है क्लॉज, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो क्लॉज भी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, जिसमें कौन सी है, ये एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर है? कंडीशन के बारे में बता रही है, तो हमारी एडवर्ब क्लॉज हो गई। क्लियर?